Three, two, one. Action. Well. How the juniors doing? ये हमारे यूनिट 4 का पार्ट 2 होने वाला है, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, AP 1 का यूनिट 4 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। हमने पार्ट 1 में क्या कंप्लीट किया, हीलियम नियॉन लेजर के बारे में देखा, लेजर को प्रॉपर तरीके से स्टडी किया, कैसे प्रॉपर तरीके से फंक्शन होता है, किस तरीके से वर्किंग होता है, वो सारी चीजें हमने देखी। अब इसमें हम क्या करेंगे, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 से क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, उसको एक देखेंगे। और बेसिक्स की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है उसके दो कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, और फिर गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम एकदम स्टार्ट करते हैं अपनी इस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को, वो है आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स ऑफ ए एंड बी। इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले। इसमें बेसिकली हम दो तीन चीज पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो तीन तरह के प्रोसेस परफॉर्म करता है। एक होता है स्टिमुलेटिंग एब्जॉर्प्शन, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट पे होता है, और जब वो हाई एनर्जी स्टेट पे जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, इलेक्ट्रॉन अपने आप हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पे जाता है, तो उसको मैं बोलूंगा स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्टिमुलेटिंग एमिशन का आता है जब इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली लेके आया जाता है, तो वो दो तरह के फोटॉन्स एमिट करता है, बिकॉज एक एनर्जी हम यहाँ से उसको एमिट देते हैं ताकि वो नीचे की तरफ आए, तो एक एच म्यू नॉट एनर्जी और एक एच म्यू डैश, ये दो तरह के फोटॉन्स वो एमिट करता है, किसमें, स्टिमुलेटिंग एमिशन के अंदर। ठीक है, ओके। तो हम एक एक स्टेप को पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बात किया कि एब्जॉर्प्शन होता है और एमिशन, ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिमुलेटिंग एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो हम जो बात करेंगे, यदि मैं स्टिमुलेटिंग एब्जॉर्प्शन की बात करता हूं, तो जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट जा रहा है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है, वो क्या होता है, ये Na क्या है, ये है मेरा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यानी जो मेरा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। यानी ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा एनर्जी स्टेट है, तो हमारा ग्राउंड स्टेट में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, N1 इंटू एनर्जी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स इंटू एनर्जी डेंसिटी के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। The rate of stimulating emission is directly proportional to the number of atoms in the energy state E1 into energy density incident radiations, है ना, number of photons incident per unit area per unit times, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब प्रोपोर्शन साइन है तो ये हटेगा, तो एक कांस्टेंट आता है B12। इस B12 क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ गया तो ये कांस्टेंट आया ना, इसे बोलते हैं आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पहली इक्वेशन हमने बना ली। हमने क्या बोला कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एटम्स इनटू एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शन साइन था, तो एक कांस्टेंट आया जिसको मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आगे सेकंड प्रोसेस क्या होता है, सेकंड प्रोसेस होता है हमारा एमिशन का। अब इलेक्ट्रॉन वहां चला गया है, जब इलेक्ट्रॉन नीचे तो आएगा तो एमिशन होगा, एक होगा हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन, एक होगा हमारा स्टिमुलेटिंग एमिशन। जब हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने आप आ रहा होगा, यानी जो मेरा रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन होगा, जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट। ये हमारा E1 एनर्जी स्टेट होगा, ये हमारा E2 एनर्जी स्टेट होगा। तो जो एटम्स हमारे E2 एनर्जी स्टेट हाई एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है, वो जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आएंगे तो जो हमारा रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है, जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, N2 एटम के बराबर होगा। जब ये प्रोपोर्शन साइन हटेगा, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, A21 बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम A21 इंटू N2, क्योंकि एटम्स N2 से N1 आ रहे हैं, इससे हमें 21 यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे प्रोपोर्शन साइन था तो एक कांस्टेंट आया जिसको मैंने बोला A21 इंटू N2, ये क्या होगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। ओके, फिर हमारा सेकंड होता है स्टिमुलेटिंग एमिशन। वी ऑल नो क्यों आता है ये। यदि मैं बात करूं रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस, रेट ऑफ स्टिमुलेटिंग एमिशन की बात करूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, जो कि N2 होगा इनटू किसके, एनर्जी डेंसिटी के। यानी रेट ऑफ स्टिमुलेटिंग एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट इनटू एनर्जी डेंसिटी।
प्रोपोर्शनैलिटी लूंगा, ये कांस्टेंट आएगा B21। इस B21 को क्या बोलूंगा, इस B21 को मैं क्या बोलूंगा, इस B21 को मैं बोलूंगा कोएफिशिएंट ऑफ, किसका कोएफिशिएंट, स्टिमुलेटिंग एमिशन कोएफिशिएंट, है ना, न्यूटन का कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटिंग एमिशन। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो 3 इक्वेशंस आई थी, इन 3 इक्वेशंस में मैंने यूज किया इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी मैंने क्या किया, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ एमिशन। ऑब्वियसली जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करेगी, जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा होगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा, तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो रेट ऑफ एमिशन के बराबर होगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को रेट ऑफ एमिशन के बराबर पुट कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्यू था, तो मैंने क्या किया, इस क्यू वाले टर्म को एक साथ लिख दिया, ये क्यू और क्यू को एक साथ लिया, और यहाँ पे हमने क्यू, दिस माय एनर्जी डेंसिटी, इसको मैंने कॉमन ले लिया। जैसे मैं कॉमन लूंगा मेरी ये वाली टर्म आ जाएगी, ये दिख रहा होगा आपको, क्यू कॉमन लिया, इसको डिनोमिनेटर में ले गया। अब क्या किया मैंने, ये जो बाद में टर्म दिख रही है N2, मैंने इस डिनोमिनेटर में N2 से कॉमन, N2 को कॉमन लिया और B21 को कॉमन लिया। तो जब मैं N2 को कॉमन लूंगा तो क्या होगा, N2 से डिवाइड करूंगा, इसको यहाँ ले जाते हैं, यहाँ पे मैं N2 से डिवाइड करूंगा और बाहर में ले लूंगा N2, तो N2 से N2 कट जाएगा, ये N2 से N2 कट जाएगा, तो ये N1/N2 का रेशियो आएगा, और एक B21 का भी कॉमन लूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, जैसे मैंने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद मुझे ये वाली टर्म देखने को मिलेगी, कौन सी वाली, N1/N2 का रेशियो और A21/B21 का रेशियो। ये देखने के बाद क्या मिलेगा, N1/N2 किसके बराबर होगा, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन के बराबर होगा, यानी e की पावर में h/kT के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, e की पावर में h/kT के बराबर होगा, कौन, N/N2। वहीं पर ही इसी सेम इक्वेशन को, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब मैंने क्या किया, ये हमारी जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को मैंने कैसे कंपेयर किया, प्लैंक्स रेडिएशन का फॉर्मूला, ये हम क्लास सेमेस्टर 2 में देखेंगे। प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर ये आता है, प्लैंक्स सर ने एक फॉर्मूला दिया था एनर्जी डेंसिटी का, ये एनर्जी डेंसिटी का वो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम ड्राइव भी करेंगे। तो ये जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, इसमें ये वाली जो एनर्जी डेंसिटी है और ये वाली एनर्जी आपस में सेम ही है, तो इसको जब मैं इक्वेट करूंगा, कंपेयर करूंगा, तो मैं देखने को मिलेगा कि B1 अप B1 यानी B12 में B21, इसका वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, और इसका जो रेशियो है वो इस वाले रेशियो से क्या कर दूंगा, मैं कंपेयर कर दूंगा। तो बस दोनों इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया, जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, ए और बी का जो रेशियो होगा वो 8πh, फ्रीक्वेंसी के ऊपर CQ के बराबर होगा, और ये वाली जो रेशियो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, B12 और B21 के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारे क्या मिलता है, ये मुझे फाइनल आंसर मिल जाता है। तो कभी भी एग्जाम में आता है तो मैं अपना यहाँ तक कंप्लीट डेरिवेशन परफॉर्म करूंगा, ताकि 5 मार्क्स में जब भी आए तो अच्छे से कर पाऊं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जैसे मैंने बोला 5 स्टार के अंदर ही आती है, इतनी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो एटलीस्ट इसको जरूर कर लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो मेरा नेक्स्ट है वो है हमारा माइकलसन मोरी एक्सपेरिमेंट। ये बेसिकली है क्या, तो बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्यों किया गया, पहले ये देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, उस तरीके से एक सेटअप था, इन्होंने एक सेटअप परफॉर्म किया जिसमें इन्होंने क्या यूज किया, 2 मिरर यूज किए, 2 मिरर यूज किए, ये हमारा मिरर 1 था, ये हमारा मिरर 2 था, 2 मिरर यूज किए, और यहाँ पे हमारा क्या था, टेलीस्कोप था, जैसे लाइट यहाँ पे आएगी हम इसको देख लेंगे, यहाँ से हमारी लाइट एंटर कर रही थी, और ये सिस्टम भी कहीं ना कहीं किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा था। जैसी लाइट आई इस प्लेन से टकराई, कुछ रे, क्योंकि क्या था, पार्शियली था, ये क्या था, पार्शियली सिल्वर था। जब पार्शियल सिल्वर मिला होगा तो कुछ रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी और कुछ ट्रांसमिट कर जाएगी। जब जो ट्रांसमिट करी वो यहां गई, इस मिरर से टकराई, 90 डिग्री से इंसिडेंट करेगी तो 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे भी इंसिडेंट करी, वहां पे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस तरह से क्या होगी, दोनों मिनट्स पे लाइट क्या हो गई, गिरी, रे क्या करी, इंसिडेंट करी। अब जब रे इंसिडेंट करी, जब रे बेसिकली यहाँ पे इंसिडेंट करी, तो यहां से यहां तक का यदि मैं लेंथ L लेता हूँ और वापस आने का लेंथ L लेता हूँ, जब रे गई होगी तो उसने कुछ ना कुछ टाइम लगाया होगा यहाँ से यहाँ जाने में, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी होगी v + c। देखो c क्या है, ये जो वेव ट्रेवल करी उसकी वेलोसिटी c से ट्रेवल की होगी, और क्योंकि ये बना, ये जो एपरेटस है ये भी कहीं ना कहीं किसी वेलोसिटी से v मूव कर रहा है,
किसी सिस्टम के अंदर, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी। जब ये वापस आ रहा होगा, जब ये रे वापस आ रही होगी, जब ये वापस आ रही होगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस सी हो जाएगी, v माइनस सी हो जाएगी, क्योंकि अब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेम इसमें कुछ इस तरीके से ही होगा। तो हम क्या करेंगे, या अंकल ने क्या किया, मिकलसन अंकल ने बेसिकली क्या निकाला, इंटरफेरेंस पैटर्न देखने का ट्राई किया। अब क्योंकि यदि इंटरफेरेंस पैटर्न में कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस करने का प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या होगा जब ये कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में इनका पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न है तो पाथ डिफरेंस तो होना चाहिए ना दो वेव्स के बीच में। कैसे, पहले क्या करेंगे, ये यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ से बीच का यहाँ पे इन्होंने t1 टाइम निकालेंगे। जब ये t1 टाइम निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 2, और यहाँ पे कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट आएगा c/v, ऐसे कुछ कोएफिशिएंट आएगा। आई होप यही वाला कोएफिशिएंट हो, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है टाइम का। तो ये वाला t1 टाइम इसको जाने में लगा, t2 टाइम आने में लगा, इसको t2 टाइम आने जो इसकी आने में लगा, ठीक है। तो ये नेट मैंने सॉल्व किया, नेट सॉल्व करने पे मुझे ये मिलता है यहाँ का t1, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ का भी निकालेंगे तो इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा होगा, इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं t3 टाइम निकालूंगा, और जो कि सेम ही आएगा, बस क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो जब मैं इसको लिखूंगा इसको t3 को, तो क्या आ जाएगा 2c अपॉन में v, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था। आई होप ये दिख रहा होगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, डेल्टा t1 और t3 निकाल दिया। ये निकालने के बाद अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म किया, इसे फोकस करके रखना। जैसे मैंने डेल्टा t1 और t3 निकाल दिया, अब मैंने किया क्या, इन दोनों का डिफरेंस निकाला। तो इनका डिफरेंस सपोज करो डेल्टा आया, इनका डिफरेंस क्या है, डेल्टा आया। यदि मैं इस टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। c से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा, मुझे पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। अब जैसे मुझे पाथ डिफरेंस मिला, सपोज करो पाथ डिफरेंस डेल्टा x मिला मेरे को, डेल्टा x मिला पाथ डिफरेंस। फिर जब मैंने इस पूरे सेटअप को 90 डिग्री से रोटेट किया तो ये वाला मिरर यहाँ आ जाएगा, ये वाला मिरर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये वाली लाइट यहाँ, ये वाली लाइट यहाँ पे आ जाएगी, टेलीस्कोप यहाँ आ जाएगा। मैंने इसका क्या किया, पूरे सेटअप को 90 डिग्री से रोटेट किया। जब 90 डिग्री से रोटेट करूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली जब वेव पहले यहाँ था, वेव यहाँ पे आएगी, तो पाथ डिफरेंस आना चाहिए। लेकिन जब पाथ डिफरेंस निकालूंगा तो वो क्या निकल के आएगा, 0। सेम जब यहाँ पे आएगा, सेम टाइम निकालूंगा, टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करूंगा, पाथ डिफरेंस निकालूंगा, लेकिन पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। बट ये कैसे हो सकता है यार, जब मैं 90 डिग्री से इस वेव को रोटेट किया है तो पहले वेव ऐसे जा रही थी, वेव यहाँ कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस तो आना ही चाहिए था, 90 डिग्री तो आना चाहिए था, लेकिन 90 डिग्री कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा था, तो वो पाथ डिफरेंस 0 आ रहा था। इस वजह से क्या हुआ, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था फेल हुआ। क्यों, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न है तो कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस आना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं था। इस वजह से क्या बोलते हैं, इस वाले अपरेटस, इस वाले सिस्टम को बोलते हैं कि नेगेटिव एक्सपेरिमेंट है। क्या है, नेगेटिव एक्सपेरिमेंट है। ये फेल हो गया था क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस पैटर्न को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट होकर आया, लेकिन कितना आया, 0 निकल के आया, जो कि कुछ ना कुछ आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सिस्टम, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। ठीक है, आई होप भी समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ बेसिकली, आप इसको रीड डाउन कर सकते हो। जो मैंने चीजें बोली, एक एक चीज यहाँ पे अच्छी से लिखी हुई है। मैंने 2 मिरर का यूज किया, और बेसिकली उसमें से हमने एक मिरर जो वो ट्रांसमिट लिया, जो कि कुछ रे रिफ्लेक्ट कर गई, कुछ रे ट्रांसमिट कर गई, फिर उस एपरेटस को 90 डिग्री से रोटेट किया, फिर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे क्या लिखी हुई है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉस्टुलेट्स देख लेते हैं। वहां पे वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कंप्लीट होता है, क्योंकि वहां पे वो चीज फेल हो चुकी थी, वहां पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है, कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे पॉस्टुलेट होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की यदि मैं बात करता हूं तो 2 पॉइंट्स है, उसको लर्न करना है। पहला पॉइंट क्या है कि जो भी हमारा, जितने भी हमारे फिजिक्स में लॉ है, भले वो न्यूटन के लॉ या जो भी लॉज है, रिमेन्स द सेम रहते हैं। किसके लिए, ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे जितने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जितने भी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हर एक इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमारे जो लॉस होंगे फिजिक्स के, सबके लिए सेम रहेंगे। ये पहला पोस्टुलेट है। दूसरा पोस्टुलेट बेसिकली क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट मेजर इन ऑल द फ्रेम्स ऑफ द रेफरेंस इक्वल अ कांस्टेंट। हम हर एक फ्रेम में जो स्पीड कैलकुलेट करेंगे, स्पीड की, जो लाइट की स्पीड कैलकुलेट करेंगे, वो क्या करेंगे, हम कांस्टेंट मानेंगे कि हर एक फ्रेम में जो स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो ये 2 पोस्टुलेट्स है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी कभी समटाइम्स ये 2 मार्क्स में ये आ जाता है। ठीक है,
2 मार्क्स में ये बेसिकली आ जाता है। क्या हो गया? अब इसलिए हम क्या देखने वाले हैं, अब देखने वाले हैं गिलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, फिर देखेंगे हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम कॉन्ट्रैक्शन और फिर मास के साथ। तो जब हम बात करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, तो हम बेसिकली कैसे निकालेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, हम एक लेंगे फिक्स फ्रेम और एक लेंगे मूवेबल फ्रेम। लेकिन ऐसा फ्रेम जो कि फिक्स है, तो इसका एक्स एक्सिस, इसका वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या है, फिक्स है। जो मास प्रेजेंट होगा वो फिक्स है, जो बॉडी प्रेजेंट है वो फिक्स है। फिर हमने लिया कौन सा, मूवेबल फ्रेम। अब ये फ्रेम क्या कर रहा है, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब यदि किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये मूवेबल फ्रेम है, तो इसको एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश मान लेते हैं। अब यदि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो ये मूवेबल फ्रेम में होगा, तो इसका जो डिस्टेंस होगा उसको मैं एल नॉट मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, एल नॉट। अब बेसिकली ये एल नॉट क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है कि जब भी कोई बॉडी मूवेबल फ्रेम में होती है, जो उसका लेंथ होता है वो अपने एक्चुअल फिक्स फ्रेम से क्या होता है, हमेशा कम आता है। यहां लिखा हुआ भी है कि द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द मूवेबल फ्रेम, जो भी बॉडी या जो भी फ्रेम मूव कर रहा है उसमें जो उसकी बॉडी की लेंथ है विल अपीयर टू बी शॉर्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो हमेशा क्या होगी, शॉर्टर होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। यदि वो फिक्स फ्रेम होता तो उसकी लेंथ अच्छी होती, सही होती, फिक्स रहती। लेकिन वो बॉडी मूव कर रही है तो उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, कहीं ना कहीं कम होगी। और वो कैसे, कितनी कैलकुलेट हो जाएगी, वो निकल के आएगी ये L इज इक्वल टू में एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू में एल नॉट, ये L क्या है मेरा, ये L है मेरा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी एल नॉट अंडर रूट ये वाली वेलोसिटी है, यानी जिस वेलोसिटी से ये फ्रेम मूव कर रहा होगा वो, और सी मेरी क्या है, स्पीड वेलोसिटी। तो कभी न्यूमेरिकल देता है तो हमें पता, बस ये हमें 3 वेरिएबल्स पता है, एल नॉट, वी और सी, तो मैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइम कॉन्ट्रैक्शन, टाइम कॉन्ट्रैक्शन में सेम है कि यार कोई एक फिक्स फ्रेम है और कोई मूविंग फ्रेम है। अब यदि कोई बॉडी किसी v वेलोसिटी में मूव कर रहा है और कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कुछ ना कुछ टाइम भी कवर कर रहा होगा, कुछ ना कुछ टाइम भी ले रहा होगा। तो यदि मैं टाइम निकालूंगा तो वो भी टाइम में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, एक कम आएगा। फिक्स फ्रेम में होगा तो फिक्स फ्रेम के कंपैरिजन में इसका टाइम क्या होगा, थोड़ा कम ही आएगा। तो यदि मैं टाइम कैलकुलेट करूंगा वो t आएगा, t इज इक्वल टू में टी नॉट 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ये कहलाता है, ये कहलाता है टाइम कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या कहलाता है, टाइम कॉन्ट्रैक्शन। द टाइम मेजर मेड इन द मूविंग फ्रेम आर मेड एट द सेम लोकेशन सो द एक्सप्रेस रिड्यूस। तो उसी पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर जगह पे ही आएगा टाइम, लेकिन क्या आएगा, थोड़ा कम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम कैलकुलेट भी करते हैं टाइम कॉन्ट्रैक्शन को। फिर आता है मास। यदि मैं मास के बारे में बात करूं, देखो मास क्या होता है, वेलोसिटी वेरी करता है। यदि मैं किसी बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज करता हूं, है ना, सपोज करो एक बॉडी है जिसकी मैंने वेलोसिटी को इंक्रीज किया, तो जैसे जैसे मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करता हूं मेरा मास भी इंक्रीज होता है। यानी कहीं ना कहीं जो मास है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। एक बॉडी की वेलोसिटी को यदि मैं इंक्रीज करते चल जाऊंगा 20, 40, 60, 80, तो कहीं ना कहीं मास भी 10 kg, 20 kg, 40 kg ऐसे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मेरा मास होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के। तो द मास ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ हाई स्पीड रिलेटेड विद द ऑब्जर्वर इज मेजर्ड द लार्जर द मास मेजर रेस्ट। तो एक बॉडी को हम मूव कर रहे हैं, तो एक बॉडी जो कि रेस्ट पर है और एक बॉडी जो कि मूव कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उस मास को कैलकुलेट करके विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट मास कितना कैलकुलेट होकर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फिक्स फ्रेम माना, ये हमारा फिक्स फ्रेम है, और हमारा क्या मूविंग फ्रेम है। और यहाँ पे मैंने 2 पार्टिकल्स माने, ये हमारा पार्टिकल्स ए है जो कि वेलोसिटी v से ऊपर की तरफ जा रहा है, वी ए मान लिया, और ये जो पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है वेलोसिटी b से। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन का फर्क है, बाकी क्या है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो हम कैलकुलेट करेंगे जब इन दोनों पार्टिकल्स का मास, तो कितना निकल के आएगा वो देख लेते हैं। इसलिए दोनों का टाइम लिखेंगे, तो जो टाइम कॉन्ट्रैक्शन आएगा, क्योंकि स्पीड है तो टाइम कॉन्ट्रैक्शन आएगा, तो टाइम कॉन्ट्रैक्शन लिख देंगे, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लिख देंगे, तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। जो पार्टिकल का मास है वो कुछ इस तरीके से आएगा, m इज माई मास इज इक्वल टू एम नॉट, जो बॉडी, जो पार्टिकल रेस्ट पे होगा, जब पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो जो रेस्ट मास है वो एम नॉट होगा, अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, जिस वेलोसिटी वो फ्रेम मूव कर रहा है, अपॉन में सी स्क्वायर। वहां से क्या मिल जाएगा, मुझे मास मिल जाएगा
जो मास उस पार्टिकल का है, जो पार्टिकल का मास है जो उस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर है, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से मुझे मिल गया होगा। इस पे बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर या टाइम कॉन्ट्रैक्शन या फिर मास के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यदि मुझे फॉर्मूला लर्न है, क्योंकि टाइम का और मास का तो सेम ही होता है, उधर भी टी नॉट आ जाता है, इधर भी एम नॉट ही आता है। बस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये वाला कोएफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आता है। तो फॉर्मूला एकदम सिमिलर ही है, तो उतना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा लर्न करने में। और न्यूमेरिकल्स आता है तो सेम, बस मुझे वेलोसिटी गिवन होगी और पर्टिकुलर एक टर्म गिवन होगी, तो मैं कहीं ना कहीं मास कैलकुलेट कर सकता हूँ। आई होप इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारी यूनिट 4 का प्लेलिस्ट कंप्लीट होती है। हमने यूनिट 1, 2 एंड 3 एंड 4 चारों कंप्लीट कर लिए, चारों प्लेलिस्ट आपको अपलोड करवा दी है। आई होप आपने सब अच्छे से देख ली होगी। जो जो आपको जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं, जो भी हमारे 5 स्टार क्वेश्चन है, देखो जो भी 5 स्टार क्वेश्चन है उस पर जरूर फोकस करने में। एटलीस्ट उन 5 स्टार क्वेश्चन को जो हर एक चैप्टर की बात करूँ तो हर एक यूनिट में एटलीस्ट मैंने 3 5 स्टार क्वेश्चन जरूर बताए होंगे। तो टोटल 4 है, तो कहीं ना कहीं टोटल 10 से 12 5 स्टार क्वेश्चन जरूर बताए होंगे। सबसे पहला आपका टास्क है यार कि उन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लो। आपने उन 10 क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लिया ना, समझ करके चल लो कि आपने कहीं ना कहीं फिजिक्स का अच्छा मार्क्स ग्रेप कर लिया है ना, अच्छे मार्क्स अपने कंफर्म कर लिए। जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो एटलीस्ट जो 5 स्टार क्वेश्चन मैंने बताए हैं, टोटल मिला के 10 क्वेश्चन होंगे पूरे AP1 में, वो 10 के 10 अच्छे से लिख के देखो। एटलीस्ट 1 से 2 बार जो डेरिवेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, उनको एटलीस्ट 1 से 2 बार लिख के देख लो, ठीक है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है उनको कवर करो, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी। और कंप्लीट करते लेक्चर को, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से एक्सप्लोर करते रहो, एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करो। जो मैं बता रहा हूँ कि फिजिक्स से डरना नहीं यार, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लग रही, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।